प्यारे बच्चों, वेलकम टू कोड टू सर्व अकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फोर्स। ये क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था। इस क्लास 10 में हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मोमेंट ऑफ फोर्स का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 3 पार्ट में चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लास 9 में एक बेसिक रिवीजन में करा दो। फोर्स का डेफिनेशन क्या था? आपको अब सिर्फ ये नहीं बोलना है कि फोर्स इज जस्ट अ पुश और पुल। आपको अब ये बोलना है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये वर्ड बोलना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसी चीज को हम लोग हायर क्लासेस में एक अलग टेक्निक से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे, मतलब क्लास 11 में जाओगे, तो अगर P है हमारा लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और P है हमारा लीनियर मोमेंटम, तो हम लोग इसको लिखते हैं कैसे? dp/dt। यही डेफिनेशन है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी है। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज, ये क्लास 11 का डेफिनेशन है। ये जस्ट रिकैप है। फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग को फिजिक्स में हमेशा दो चीज समझना है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बताएंगे तो इस पे वेक्टर एरो देंगे। ये एरो बताता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हम लोग सब देख चुके हैं पहले भी। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए दोनों पे एरो दिया गया है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। हमने काफी बार देखा है ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। स्टिल जब भी आप आंसर लिखें तो फोर्स का वैल्यू के बगल में न्यूटन लिखना जरूरी है। आईसीएससी बोर्ड में मैंने अक्सर देखा है कि केजीएफ यूनिट भी आता है। तो केजीएफ का मीनिंग क्या है? एक ग्राम फोर्स, एक केजी। केजीएफ का होता है ग्राम फोर्स। तो एक केजी मास जितना फोर्स लगाता है उसको ही हम लोग केजीएफ कहते हैं। तो बेसिकली केजीएफ को न्यूटन में चेंज करने आप लोग को आना चाहिए। जब 1 केजीएफ लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 ग्राम मास कितना फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, F इक्वल्स टू एम जी लिखेंगे यहाँ पे। और अगर केजीएफ 1 केजीएफ है तो इसका मतलब क्या है? मास हमारा 1 है और जी ये है। तो यानी कि 1 केजीएफ 1 जी। 1 जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 न्यूटन। तो 1 ग्राम फोर्स हमारा 9.8 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो केजीएफ और न्यूटन में एक कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बताया। ये चीज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त हमें ध्यान में देना है। देखो सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है। हम लोग एक्चुअली स्टडी करते हैं क्लास 9 11 में भी रिजिड बॉडीज का। रिजिड बॉडी का मीनिंग ये हुआ कि अगर बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसका शेप एंड साइज कभी भी चेंज नहीं करेगा, उसका डायमेंशन सेम रहेगा। सपोज करो एक स्क्वायर है, अगर आप इसे फोर्स लगाए तो इसका शेप, जो शेप है, शेप इंटैक्ट रहेगा। शेप विल नॉट चेंज, डायमेंशन विल नॉट चेंज। दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो अगर फोर्स हम लोग रिजिड बॉडी पे लगाते हैं, सिर्फ बॉडी मोशन करता है। बॉडी क्या करता है? देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी मोशन करता है। वही हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 में। हम लोग को ये नहीं एनालिसिस करना है कि बॉडी पे फोर्स लगाए तो उसका मोशन भी होगा और शेप और साइज भी चेंज होगा। दिस इज नॉट इन आवर स्कोप ऑफ सिलेबस। ये क्लास 11 में पढ़ना है, स्ट्रेस रिजिड बॉडीज में पढ़ना है, जहां पे हम लोग स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट, इट इज जस्ट अ रिकैप। हम लोग देखते हैं क्लास 10 में क्या पढ़ना है, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यही है ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन। यही से कॉन्सेप्ट आता है धीरे धीरे रोटेशन मोशन का। तो क्लास 9 में हमने ये देखा था कि अगर फोर्स एक बॉडी पे लग रहा है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्लॉक जानबूझ के लिया है। तो अगर सिर्फ फोर्स लग रहा है तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करा रहा है? एक मोशन करा रहा है। मोशन मींस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो फोर्स के पास एबिलिटी है लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने का। ये हमने क्लास 9 में देखा था। अ फोर्स कैन प्रोड्यूस लीनियर मोशन, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सिर्फ थिंक कीजिएगा, सोचिएगा इस पे। अगर सपोज कीजिए वो ब्लॉक को मैंने सर्कल से रिप्लेस कर दिया और फिर फोर्स लगाया, तब क्या होगा? जैसे फुटबॉल में होता है, तो भी क्या ये लीनियर मोशन करेगा? नहीं, तब ये लीनियर मोशन नहीं करेगा। तब ब्लॉक के पास कुछ अलग होगा। ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैं बता दे रहा हूं। अगर वो ब्लॉक को रिप्लेस कर दोगे सर्कल से, तो ये करेगा लीनियर मोशन भी करेगा और रोटेशन मोशन भी करेगा। रोटेशन अभी मैं बताने वाला हूँ रोटेशन क्या है। और ये दोनों मोशन को हम लोग कंबाइन में बोलते हैं रोलिंग। जो क्लास 11 में पढ़ना है, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग। ऑफ कोर्स ये हम लोग को नहीं पढ़ना, मैंने आपको बता दिया। तो क्लास 9 में हमने देखा था फोर्स कैन प्रोड्यूस लीनियर मोशन।
Now in class 10 we are interested in something else. फोर्स तो लिनियर मोशन करा ही सकता है जो टॉपिक है, फोर्स एक और मोशन करा सकता है जिसको रोटेशनल मोशन कहते हैं. नाउ रोटेशन मोशन जब भी आप पढ़ें तो कुछ चीजें याद रखनी है. रोटेशन मोशन में हमेशा एक एक्सिस या पाइवट पॉइंट या पॉइंट होता है जिसके अबाउट रोटेशन मोशन होगा. तो रोटेशन मोशन डिफिनेशन कैसे है? एक बॉडी हमने लिया जो पाइवटेड है. पाइवटेड का मतलब होता है फिक्स्ड. अभी मैं दिखाऊंगा पाइवट का मतलब क्या होता है. पाइवटेड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. या फिक्स्ड है एक पॉइंट के अबाउट, और फिर उस पर फोर्स लग रहा है. फोर्स अभी भी लग रहा है पर यहाँ पे क्या है, बॉडी फिक्स्ड है. लीनियर मोशन में बॉडी फिक्स नहीं था, बॉडी वाज फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्रीज, इट वाज नॉट फिक्स्ड. बट इन रोटेशन मोशन बॉडी इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट एंड देन द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. ऐसे केस में जब बॉडी फिक्स हो और तब फोर्स लगता है तो बॉडी लीनियरली आगे नहीं बढ़ता है, तब बॉडी रोटेट करता है. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं. ये देखो ये सिंपल ब्लॉक है, अगर आप इसको पुश करोगे टेबल पे तो सीधे आगे बढ़ जाएगा. पर सपोज करो मैंने इसे पकड़ लिया इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे मैंने पकड़ा ये हो गया इसका पाइवट पॉइंट. अगर इसको मैं हल्का सा ही फोर्स लगाता हूं, देखो ऐसा फोर्स लगाता हूं, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये इस पॉइंट के अबाउट ही आगे पीछे कर रहा है. दैट इज कॉल्ड रोटेशन. देखो मैंने यहां लाया, यहां से छोड़ दिया, ये रोटेशन हुआ. मींस द मोशन इज हैपनिंग अराउंड द फिक्स पॉइंट. लिनियर मोशन की तरह नहीं जहां पे बॉडी अपना किसी फिक्स पॉइंट के प्रेशर में नहीं था, वो मूव कर रहा था. तो मींस यहां पे एग्जांपल में क्या मैंने दिखाया है कि इस पॉइंट पे बॉडी फिक्स है और हम एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तो बॉडी ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, तो बॉडी ऐसे करके रोटेट कर रहा. अब इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है रोटेशन में डायरेक्शन समझना. ये घड़ी का जैसा आपका सेकंड्स और हैंड बढ़ता है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसीलिए इस तरह का डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब क्या, जिस तरह से आपका वॉच मूव करता है उसी मोशन में ये रोटेट कर रहा है. तो समझो यहाँ पे हुआ क्या, फोर्स लिनियर मोशन प्रोड्यूस करता था, अब फोर्स रोटेशन मोशन ही प्रोड्यूस करने लगा. पर रोटेशन मोशन को प्रोड्यूस करने से पहले हमेशा हम एक्सिस पे देखते हैं कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, वही बोला गया है. तो रोटेशन मोशन इज नथिंग बट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स. इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स. एक और एग्जांपल मैंने जो आपको करके दिखाया वो फिर दिखाता हूं. ये देखो अगर ये कोई फिक्स पॉइंट है, यहां से इसको हिंज भी कहते हैं, हिंज वर्ड भी है फिक्स वर्ड भी है, और कोई चीज यहाँ पे मैंने टांग दिया जो इसके अबाउट रोटेट कर सकता है और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा फिर, ये बॉडी यहां चला जाएगा. तो बॉडी देखो यहां से यहां गया, एक सर्कल में जाएगा जिसका रेडियस जो इसका लेंथ होगा वही होगा. तो बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट. बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट. रोटेशन मोशन में ऑलवेज द बॉडी विल रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और अबाउट अ फिक्स एक्सिस. तो यही था. चलिए आगे बढ़ते हैं. और ये मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? फोर्स हम लोग इसीलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि कितना हम लोग को एनर्जी चाहिए कोई बॉडी को लीनियरली मूव कराने के लिए. बट मोमेंट क्या होता है हम लोग को ये बताता है कि कितना हम लोग को एनर्जी या पावर चाहिए कोई बॉडी को रोटेट कराने के लिए. रोटेशन मैंने आपको दिखाया था अभी क्या होता है. तो ये हम लोग को आइडिया देता है हाउ इजी और हाउ टफ इट इज फॉर अस टू रोटेट अ बॉडी. कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये सिर्फ आइडिया देता है. और सपोज करो कोई बॉडी में ज्यादा मोमेंट लग रहा है तो आप क्या समझोगे कि इस बॉडी को रोटेट कर पाना ज्यादा मुश्किल है, इट विल टेक मोर पावर. तो ये तो आइडिया हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस. चलिए थ्योरी में देखते हैं थ्योरी क्या बोलता है. फोर्स ही मोमेंट प्रोड्यूस करता है. सबसे पहले बात समझ लीजिए, फोर्स ही मोमेंट प्रोड्यूस करता है. अब कैसे करता है हम लोग ये देखते हैं. ये डायग्राम एग्जांपल है, बुक में आप ऐसा डायग्राम देखोगे, मैं इसे और एक्सप्लेन करता हूं. अगर सपोज करो कोई सा बॉडी है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यू नीड जिसके अबाउट आपको मोमेंट निकालना है. तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, किसी के अबाउट बॉडी रोटेट कर सकता है. मैंने एक पॉइंट ले लिया जहां पे बॉडी रोटेट करेगा, ठीक है. और अगर इस पॉइंट पे इस बॉडी पे कहीं पे भी फोर्स लगाओगे, आप इस बॉडी पे कहीं पे भी फोर्स लगाओगे, सपोज करो मैंने ऐसा फोर्स लगाया इस बॉडी पे, बॉडी का बाउंड्री फोर्स लगाया, तो ये रहा एफ. अभी बॉडी रोटेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, मैंने दिखाया. सपोज करो मैं ये कॉपी ले रहा हूँ, ये कॉपी होल्ड किया और इस पे कहीं पे फोर्स लगाया, देखो तो बॉडी रोटेट कर रहा है. ऐसे करके देखो फोर्स लगाया, बॉडी रोटेट कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है मेरा इस पॉइंट पे. तो ये कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, यही आपको क्लास 10 में निकालना है, मोमेंट का वैल्यू निकालना है. ये मैंने फोर्स लगाया और ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये वर्ड याद रखना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. या देखो पॉइंट और एक्सिस, ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, किस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करेगा उसको ही एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. ये फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जितना दूरी है
इसी दूरी में हम लोग इंटरेस्टेड है। फिर से बोल रहा हूं, ये फोर्स जहां पे अप्लाई हो रहा है और ये जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये दोनों के डिस्टेंस जो है, इसी चीज में हम लोग इंटरेस्टेड है। इट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड इट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें हम लोग इंटरेस्टेड है। क्लास 9 में ये डिस्टेंस आप लोग देखोगे क्या कि दिस डिस्टेंस r एंड दिस फोर्स विल बी जनरली परपेंडिकुलर। क्लास 9 में और क्लास 10 में जो आप पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में f और r परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्लास 11 में ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग साइन कंपोनेंट लेंगे। तो मोमेंट क्या है यहाँ पे, मोमेंट m, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। m डिपेंड करता है r पे। व्हाट इज r? r इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और क्या है, F इज द फोर्स अप्लाइड। F इज द फोर्स अप्लाइड। देखो यही F था जो लीनियर मोशन करा रहा है, और यही F को R से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंट आ जाएगा। मींस मोमेंट निकालना कुछ नहीं, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है जो आप क्लास 4, 5, 6 से करते आ रहे हो। 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। पर क्या फिजिक्स इतना सिंपल है कि आपको सिर्फ 2 नंबर वैल्यू मल्टीप्लाई करना है? तो बहुत ईजी है। 2 3 6 आप तुरंत मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लोगे। लेकिन फिजिक्स का स्टूडेंट के तौर पे आपको ये जानना है कि व्हाट इज आर और आर को कैसे क्लासिफाई करें। यही ट्रिक है। ये आर आप सही ले रहे हो कि नहीं, यही ट्रिक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन सिंपल आता है कि मोमेंट किस पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट का फॉर्मूला में 2 क्वांटिटी है। पहला क्वांटिटी है आर, दूसरा है फोर्स। तो आप लोग एग्जाम में क्या लिख सकते हो, तो मोमेंट ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द आर एंड व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप देखो, अगर आर का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या मोमेंट बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स अगर आर का वैल्यू बढ़ाओगे तो मोमेंट भी बढ़ेगा। मान लो आर का वैल्यू 1 था, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू 2 था, तो मोमेंट कितना आएगा? 1 इंटू 2। 1 इंटू 2 इज 2 ओनली। सपोज करो आर बढ़ा दिया, आर को 2 कर दिए, फोर्स सेम रखे, मोमेंट कितना हो गया? 4। मींस इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस द मोमेंट। और ये प्रिंसिपल तो हम लोग यूज भी करते हैं। आई विल शो यू द एप्लीकेशन। तो मोमेंट निकालने में 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, पर मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ये देखना है कि आर, ये देखो यहाँ पे आर है, ये वाला, ये आर है, और एफ, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहे। दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहे। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। आप लोग मैथ्स में कंस्ट्रक्शन हमेशा सीखे होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से हम लोग को फोर्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही परपेंडिकुलर को हम आर मानेंगे क्लास 10 के लिए। आप साइन और कॉस कंपोनेंट पे नहीं जाएं अभी के लिए। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तब आप इजीली आर इंटू एफ यूज कर सकते हो। चलो इस चीज को हम लोग फर्दर नोटिस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो एफ इंटू आर इज द फॉर्मूला। मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, जैसे मैंने बताया, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ। व्हाट इज पॉइंट ओ? इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन एक्सिस क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, वरना आप पॉइंट आर को नहीं निकाल पाओगे। अगर रोटेशन एक्सिस नहीं पहचानोगे तो पॉइंट आर नहीं आएगा। जो पाइवट है, जो बुक में वर्ड पाइवट मींस फिक्स, ये तीनों वर्ड यूज अगर हो रहा हो तो इट मींस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दैट पॉइंट ओनली। इस पॉइंट ओ के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। ओ से पी का डिस्टेंस आर है, और फॉर्चुनेटली दीज टू आर परपेंडिकुलर। तो क्लास 10 में परपेंडिकुलर ही आएगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं आता तो वी विल सी, विल टेक सम अदर थिंग। यही है। दूसरा, मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? मोमेंट, फोर्स वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो हम लोग ये जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है। तो इट्स नॉट एनफ कि आप सिर्फ आर इंटू एफ लिखिए। आर इंटू एफ इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मैंने बताया था, एक बॉडी या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है घड़ी के डायरेक्शन में, या घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में, जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आप लोग जब भी मोमेंट निकालना तो उस मोमेंट में लिख देना बॉडी इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इस केस में फोर्स लग रहा है बॉडी पे, बॉडी ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर इस डायरेक्शन में। ये कैसा रोटेशन है? ये घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ACW। ये डायरेक्शन बताता है। क्लॉकवाइज मींस घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उस डायरेक्शन में। तो मोमेंट कैन बी क्लॉकवाइज, मोमेंट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। अगेन मैं बोल रहा हूं, मोमेंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको जानना इसीलिए जरूरी है कि जब भी आप मोमेंट को ऐड करोगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव की तरह काम करता है। हम लोग देखेंगे आगे उसका डायरेक्शन।
तो हमने सेम चीज बता दिया। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको सिर्फ 1 नंबर का, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है, और ये इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ये डिस्टेंस का यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज मीटर। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो जब भी आप आंसर लिखना, तो आंसर कोई भी आया, मोमेंट का आंसर कुछ भी आया एक्स, और बगल में क्या लिखना है, न्यूटन मीटर, वैल्यू चेक करके तभी मार्क्स मिलेगा। कुछ मार्क्स इसमें, कुछ मार्क्स इसमें। फिजिक्स में ऐसा यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, हम लोग बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव, और अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज वे में रोटेट कर रहा है तो उसका साइन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, उसका साइन हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज का साइन हम लोग पॉजिटिव लेंगे। कब लेंगे, जब मोमेंट को ऐड करना है तब। मैं आपको दिखाऊंगा केस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मीनिंग है। अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट हम लोग नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन भी है प्लस और माइनस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यही चीजों में बताया गया है। ये फोर्स देखो, ऐसे घुमाना चाह रहा है बॉडी को, ऐसे लगना चाह रहा है। देखो अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये बॉडी है, इस पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं ऐसे करके, तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसके साथ में लगाओगे तो घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है तो क्लॉकवाइज। तो दोनों रोटेशन अलग अलग डायरेक्शन में है। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जब इसको ऐड करना तो अलग साइन से ऐड करना। एक क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए, अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट ओ, ये बहुत जरूरी समझना, पॉइंट एट अ पॉइंट। एक बॉडी है, पॉइंट पे पाइवट किया हुआ है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। फोर्स का वैल्यू दे दिया गया आपको, फोर्स की वैल्यू आप लिख दो 10, और लिखने से पहले चेक करो कि ये केजीएफ में है या न्यूटन में है। यहाँ फॉर्चुनेटली न्यूटन में दिया हुआ है, तो आपको चेंज नहीं करना है। अरे डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, अरे डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे गड़बड़ है, इट इज नॉट इन एसआई यूनिट, यही एग्जाम में गड़बड़ी होती है। इसे आप एसआई में चेंज करो, इट इज नॉट इन एसआई यूनिट। तो क्या हो जाएगा, एसआई में चेंज करोगे तो, एसआई में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, मीटर्स में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 30/100 मीटर्स, मीन्स 0.3 मीटर्स। अब आर और एफ को आ गया, आप हम लोग लिख लिया आर एफ को। अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है, मोमेंट अबाउट द पॉइंट। साफ साफ इस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया गया है कि आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, मान लो ये बॉडी है, ये पॉइंट मोमेंट होगा, इससे जो दूरी है हमारा आर, ये मेंशन करके दिया हुआ है कि यही दूरी है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ऑलरेडी मेंशन है, ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगा देंगे, टीचर क्या देखेगा कि आपको ये फॉर्मूला आता है कि नहीं, मोमेंट इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। क्लास 11 में यही इसमें वेक्टर साइन आ जाएगा, इसलिए मैंने आर पहले लिखा, एफ बाद में लिखा। क्लास 7 में फॉर्मूला है ये वेक्टर साइन के साथ। क्लास 9 में आप आर को इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, और प्रैक्टिस करो आर को पहले लिखना, क्योंकि वेक्टरली ये करेक्ट फॉर्मूला है। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.3 मीटर्स। कोई 30 सेंटीमीटर लेके कैलकुलेट कर देगा तो गलत हो जाएगा। यही देखो, यही सब ध्यान देना है, 0.3। फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 न्यूटन। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है, सिंपल। यहां से तो क्लास 4 5 6 का बच्चा कर लेगा। और वैल्यू लिख देना है न्यूटन मीटर, ये यहाँ पे गलती नहीं करना, ये चीज में गलती नहीं करना, ये छोड़ना नहीं है न्यूटन मीटर, वरना मार्क्स कट जाएगा। सिंपल एप्लीकेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो हम मोमेंट पढ़ लिए, मोमेंट के बाद हम लोग को कपल पढ़ना था, ठीक है। तो व्हाट इज अ कपल, कपल सिर्फ मोमेंट का एक एक्सटेंशन है। इस पर बहुत सारा डीप बात भी किया गया है। पहले कपल आप लोग कैलकुलेट करना सीखिए कि कपल होता क्या है। तो अभी हमने देखा क्या कि मोमेंट जब कैलकुलेट करते थे तो सिर्फ एक फोर्स एक्ट करता था, सिर्फ एक फोर्स एक्ट करता था, और एक पर्टिकुलर पॉइंट सेट करता था। पर कपल का मीनिंग क्या है कि अब दो फोर्स एक्ट करेगा रोटेशन के लिए। तो एक्चुअली में होता क्या है, रोटेशन करने वक्त कभी कभी कोई बॉडी को रोटेट करने के लिए एक फोर्स काफी नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बोतल है, अगर बोतल को घुमाना है ऐसे करके, देखो एक फोर्स लगाना चाह रहा हूँ, एक फोर्स लगाना चाह रहा हूँ, ये नहीं खुल रहा है। तो हम लोग करते क्या है, एक फोर्स ऊपर लगाते हैं और एक फोर्स नीचे लगाते हैं। देखो, एक अंगूठा को आगे और इसको पीछे, आप लोग देखे होंगे, देखो खुल गया।
ठीक है, तो समटाइम्स इट इज नॉट इनफ टू अप्लाई वन फोर्स टू रोटेट ए बॉडी, देन वी अप्लाई टू फोर्स सो दैट रोटेशन इज पॉसिबल, तब वो कपल आता है। कपल मोमेंट से अलग कैसे है, हम लोग ये देखते हैं। क्या कपल का फॉर्मूला मोमेंट का फॉर्मूला की तरह है? नहीं। क्या एक और डीप थॉट भी मैं आपको बताऊंगा कपल और मोमेंट में डिफरेंस में। पहले आप ये देखो कपल होता कैसे है। तो अगर एक कोई मान लो पॉइंट है, अगर ये कोई पॉइंट है, एक फोर्स लगा इस पे F, इसका डिस्टेंस मान लो R है, ये डिस्टेंस कितना है R, ठीक है। कपल का पहला है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक F यहां लगा तो इक्वल फोर्स लगना चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, इक्वल, तो एक अपोजिट इक्वल फोर्स लगना चाहिए, इक्वल और अपोजिट भी, इक्वल और अपोजिट। तो F ही फोर्स लगाएंगे हम लोग, तो फोर्स विल बी F ओनली, पर डायरेक्शन किधर होगा इसका? अपोजिट। ये मान लो ईस्ट था तो ये किधर हो गया? वेस्ट। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल प्रोड्यूस अ कपल। लेकिन मोमेंट में हम लोग एक बात बोलते थे, मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड अबाउट अ पॉइंट, बट कपल में हम लोग ऐसा बोलेंगे नहीं। कपल इज नॉट अबाउट अ पॉइंट, कपल इज अ फ्री वेक्टर। जब आप लोग क्लास 11 में वेक्टर पढ़ोगे तो इसका मीनिंग समझोगे। कपल इज ए फ्री वेक्टर। कपल को आप नहीं बोलोगे कि इस पॉइंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट विल बी जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। कपल क्या हो जाएगा? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा कपल। ठीक है, जो भी डिस्टेंस दी है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम डिस्टेंस पे एक्ट भी करना चाहिए। तो ये आर है तो ये भी आर ही होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कपल को क्या लिख दोगे? डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द फोर्स एक्टिंग। ये कपल प्रोड्यूस करता है। कपल का भी ऐसा यूनिट वही होगा, कपल का भी ऐसा यूनिट सेम होगा जो मोमेंट का है। कपल भी मोमेंट ही है, पर मोमेंट में सिर्फ हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं, कपल में दो फोर्स अप्लाई करते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट रहता है। एग्जांपल देखो, व्हेन वी ओपन अ डोर रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय कपल। हाँ, अभी मैंने आपको दिखाया, ये खोलने का मैंने दिखाया, ये मैंने दिखाया कि इसको अगर ओपन करना है तो एक हाथ से अगर इसको टाइटली मैंने प्रेस कर दिया और एक हैंड का यूज कर रहा हूं तो इसको ओपन करना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग दो हाथ का यूज करते हैं इसको खोलने के लिए। कपल, ओके। तो कपल इज ए फ्री वेक्टर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिजिन जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, अनलाइक मूवमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल जो मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें। देखो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट एक फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट एक फोर्स लग रहा है, तो आप फोर्स का ये जो फोर्स लग रहा है, देखो ये फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स डाउनवर्ड है, इक्वल डिस्टेंस भी दोनों का डी है, मतलब डी बाई टू। तो फोर्स एफ का पॉइंट ऑफ मोमेंट क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ जो फोर्स एफ है अगर लिखोगे पॉइंट ओरिजिन पे, क्या लिखोगे? इसका मोमेंट लिखोगे। पॉइंट ऑफ पे फोर्स का मोमेंट क्या लिखोगे? D/2 इंटू एफ, ये लिखोगे। अब ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का, ये हुआ D/2। मैंने क्या सिखाया था? लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो D/2 इंटू एफ, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये किस तरह से डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है? ऊपर, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह ये फोर्स कहां घुमाना चाह रहा है? ये देखो फोर्स नीचे, ये इसका डिस्टेंस अगर D/2, ये परपेंडिकुलर ही है तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? F इंटू D/2, ये मोमेंट जो प्रोड्यूस करेगा, इसका मोमेंट क्या होगा? D/2 इंटू एफ। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? ये भी नीचे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, देख रहा हो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दोनों मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो इसको आप ऐड कर सकते हो, इसका साइन प्लस प्लस रहेगा। अगर डायरेक्शन उल्टा होता तो माइनस करते तो जीरो हो जाता। डायरेक्शन सेम है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को यहाँ पे ऐड किया इन्होंने। मैंने इसको D/2 लिखा है, इन्होंने OA भी लिखा है, दोनों सेम चीज है। ऐड करोगे दोनों के, टोटल कपल, टोटल मोमेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट टोटल लिखोगे तो वो वाला मोमेंट D/2 इंटू एफ और D/2 इंटू एफ, मतलब D/2 इंटू एफ प्लस D/2 इंटू एफ। एड करोगे तो एफ एफ कॉमन, D/2 प्लस D/2 इज D ओनली, इज D ओनली, तो आ जाएगा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कपल है, इसको C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्क क्या है? जब मोमेंट लिखते थे तो मोमेंट में आर आता था, मोमेंट में आर आता था, आर।
और आर क्या था, आर था डिस्टेंस एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। लेकिन यहाँ पे जो डी है सो ये नहीं है, डी इज जस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओरिजिन है या नहीं है, ये ओरिजिन के विदाउट भी ये काम कर रहा है। यहाँ पे मेरे को ओरिजिन बोलने का मीनिंग कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है मोमेंट के केस में, पर कपल के केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट मायने रखता है। हम लोग को ये डिस्टेंस से मतलब है, ये ओ से इंडिपेंडेंट हो गया, इसीलिए इसको फ्री वेक्टर बोलते हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ या एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक क्वेश्चन देखते हैं, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, तो दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, तो एक ऊपर काम कर रहा है एक नीचे काम कर रहा है। कपल का डेफिनेशन क्या है, इक्वल होना चाहिए, सेटिस्फाई हो गया। डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इट इज अ कपल ओनली एट टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 1 मीटर। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ये यूनिफॉर्म रॉड है मान लो, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है। दो फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 2 न्यूटन का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 2 न्यूटन का, ठीक है। विच इज पाइवटेड एट सेंटर, देखो इससे कोई मीनिंग है नहीं, फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है, पाइवटेड एट सेंटर, बीच में पाइवट किया गया है, इसके अबाउट वो रोटेट करेगा। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, ड्रॉ कर दिया। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, मिड पॉइंट पे रिजल्टेंट क्या है फोर्सेस का। तो देखो अगर आप स्मार्ट होगे तो आप कपल कैलकुलेट एक बार में कर लोगे, कपल का फॉर्मूला अगर आप स्मार्ट होगे तो आप एक बार में लिख दोगे, इट इज अ कपल, कपल इज अ फ्री वेक्टर, सो कपल विल एक्ट हियर आल्सो। अगर स्मार्ट हो गए तो तुरंत ये कर लोगे। मतलब क्या करोगे, डिस्टेंस लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस कितना है 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इनटू फोर्स होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस 1 मीटर, फोर्स इज 2 मीटर, 2 न्यूटन, दोनों ऐसा यूनिट में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कपल तुरंत आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर। ये अगर कपल का आता है आपको फॉर्मूला तो आप तुरंत कर लोगे। अगर आपको कपल नहीं आता, अगर मोमेंट से कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या लिखोगे, मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स, मान लो इस फोर्स को मैं F1 बोलता हूँ, ये फोर्स F2 है, दोनों सेम ही है, पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं F1 F2 यूज कर रहा हूँ। तो मोमेंट ड्यू टू 1, तो क्या लिखोगे, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, तो 1/2 हो जाएगा लेंथ इसका, ये लेंथ 1/2 हो जाएगा हाफ, तो क्या हो जाएगा R इंटू एफ। आर व्हाट इज आर, आर इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगेन यही मूवमेंट में ध्यान रखना है, यही है होता है यार, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। 1/2 आप पुट करोगे, 1/2 पुट किया, फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, तो पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, 1 न्यूटन मीटर आ गया। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। अब आपको बोलना है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। ये ऊपर रोटेट कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली आप M2 कैलकुलेट कीजिए, मोमेंट ड्यू टू सेकंड फोर्स, M2 कैलकुलेट कीजिए, क्या फॉर्मूला है मोमेंट इसका, R इंटू एफ। यहाँ पे ऑफकोर्स R अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, दोनों डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज R, R इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये दोनों डिस्टेंस चाहिए हमने, ये 1 है, इसका हाफ 1/2, नो इश्यूज, 1/2 इंटू फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है, कैंसल, अगेन 1 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये 2 न्यूटन लग रहा है और किस डायरेक्शन में है, ये बॉडी को ऐसे घुमाना चाहेगा, ऐसे करके ऐसे घुमाना चाहेगा, मींस इट इज आल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है। एंटी क्लॉकवाइज मींस मोमेंट वी कैन ऐड द मोमेंट। तो मोमेंट टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, M1 प्लस M2 ऐड कर दीजिए, सेम पाइवट पे है तो ऐड बिल्कुल कर सकते हैं, 1 + 1 = 2 न्यूटन मीटर। तो देखो एक छोटा फॉर्मूला है कपल का, अगर आपको कपल का फॉर्मूला आता है तो, और एक बड़ा है अगर आपको मोमेंट से निकालना है तो ये बड़ा करके बनेगा, चॉइस इज योर्स जो आपको यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं आगे क्या है। द डायग्राम शोज टू फोर्सेस, पहला फोर्स F1, दूसरा फोर्स 5 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, अलग अलग फोर्सेस है। तो कपल का तो यहाँ पे है भी नहीं, दो अलग अलग डिफरेंट फोर्स हो गया तो कपल तो एक्ट करेगा नहीं। पहला क्रॉस एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पाइवट दिया हुआ है, ए और बी पे एक्ट करा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, कपल में डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, तो दिस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, कपल है किस कदम,
सच दैट OA का लेंथ दिया हुआ है 2 एंड OB का लेंथ है 4, वहां मेंशन डायग्राम में। मोमेंट ऑफ द फोर्स F1, देखो वही करने बोला, F1 का मोमेंट। पर जब भी मोमेंट कैलकुलेट करो, मैंने बताया मोमेंट शुड बी कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट, ऐसे ही नहीं मोमेंट कैलकुलेट कर देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो अबाउट लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, हमेशा देखिए कि मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करने वो बोल रहा है। तो मोमेंट अबाउट O, ये डिस्टेंस, तो अब देखो ये F है, ये हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। so this part is एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, हिंज या जो भी है, और ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। द फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई आर। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दूरी जो आपको दी गई है बहुत आसानी से, जो हमेशा आसानी से नहीं दी जाएगी, अभी आसानी से दी जा रही है, ये सिंपली क्वेश्चन में 2 मीटर दे दिया। नेक्स्ट क्या है? फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे? 5। ठीक है, 2 चेक। क्या है? आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर, so you have no issues, you can blindly apply the formula. What is the formula of the moment? Formula of moment is m r into f. ये फॉर्मूला एग्जाम में पहले लिखना है और डिफाइन करना है, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर इज द अप्लाइड फोर्स, बोथ शुड बी परपेंडिकुलर। करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे पहले केस में, m1 will be r1 into f1. what is the value of? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इट्स सच द सिंपल थिंग। OA का वैल्यू कितना है? 2 मीटर, चेक कर लो, 2 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यूनिट में है। व्हाट इज द फोर्स? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इज द फोर्स। मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन मीटर, इजिली आ गया 10 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ द फोर्स F1 अबाउट O आपने निकाल दिया। डायरेक्शन नहीं भूलना है आपको, डायरेक्शन, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैंने बोला इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट शुड हैव अ मैग्नीट्यूड आल्सो। सो दिस फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट द बॉडी अराउंड इस पॉइंट के अबाउट, कैसे? डाउनवर्ड से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, देख रहा हूं, ऐसे करके बॉडी को ऐसे घुमाना चाहेगा, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा के उल्टे डायरेक्शन में, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ACW, ये लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ F2 अबाउट, सेम प्रोसेस यूज करेंगे, मोमेंट 2 को यूज करेंगे, R2 इंटू F2, अगेन आर वही है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर भी है, क्या वैल्यू है? 4 मीटर। फोर्स कितना ऐड कर रहा है हमारा? 3। फोर्स कितना ऐड कर रहा है? 3 न्यूटन, 3 4 जा 12 न्यूटन मीटर्स। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन किधर है इसका? क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। और आपको मैंने क्या सिखाया है? एंटी क्लॉकवाइज इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज ट्रीटेड एज नेगेटिव, ये बाय कन्वेंशन है, हमारा कन्वेंशन है, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट P अबाउट O, तो जिस पॉइंट पे कैलकुलेट की उसी पॉइंट के अबाउट टोटल निकालोगे, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेट करते तो ऐड कर देते। यहाँ पे आप सेम पॉइंट O पे कैलकुलेट किए हो तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो, टोटल दोनों क्या कर सकते हो? MT, व्हाट विल बी MT? M1 प्लस M2, दोनों को ऐड करो, उसको पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले को नेगेटिव लेना है, तो +10 -12, +10 -12, तो आ रहा है -2 न्यूटन मीटर। व्हाट डज माइनस साइन से? माइनस साइन से क्या पता चलता है? तो आपको पता है माइनस साइन का मतलब क्या होता है? बॉडी विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर माइनस साइन आंसर में आ रहा है तो बॉडी विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बॉडी घूमेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर प्लस साइन आता तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता, ये इसका मतलब है। इक्विलिब्रियम में बॉडीज पे आते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं कोई बॉडी का, तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको बता दूं, ये क्लास 7 में भी हमेशा आएगा। इक्विलिब्रियम का सिंपल 2 मीनिंग होता है, सिंपल। एक मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम का कि सम ऑफ, एक मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम का, एक मीनिंग, एक डिफिनेशन होता है कि समेशन ऑफ नेट फोर्स शुड बी 0। ये पहला कंडीशन इक्विलिब्रियम का, जिसको हम लोग क्लास 11 में खूब देखते हैं इसी को। नेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, शुड बी 0। और सेकंड कंडीशन होता है जो आपने मोमेंट पढ़ा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मोमेंट क्या होना चाहिए बॉडी का? 0।
मतलब कि बॉडी किसी भी पॉइंट पे रोटेट नहीं करना चाहिए। इसी तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। ठीक है, यही यहाँ पे भी डेफिनेशन में, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने बताया, और यहाँ पे आपको इसका थ्योरेटिकल दिया हुआ है कि कोई लीनियर मोशन ना हो, कोई रोटेशन मोशन ना हो। तो एफ नेट लीनियर मोशन देता है, और एफ रोटेशन, ये एफ मोमेंट रोटेशन मोशन को कंट्रीब्यूट करता है। दोनों 0 होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो एमसीक्यू में पूछा जाए क्या इक्विलिब्रियम में रेस्ट है, तो इक्विलिब्रियम इज नॉट रेस्ट। इक्विलिब्रियम इज नॉट रेस्ट, यही पहला समझाना चाह रहा हूं आपको। मतलब अगर बॉडी को, जैसे टेबल है, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने इसे रख दिया यहाँ पे बोतल को, तो अभी आपको ये रेस्ट पे दिख रहा है, ये मेरे और आपके लिए रेस्ट पे है। पर कोई इसे अगर मून से देखेगा तो मून के रेस्पेक्ट में अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इट विल मूव। ओके, तो रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, हमने देखा है क्लास 9 में। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का इसी से कॉन्सेप्ट आता है। अगर बॉडी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव नहीं कर रहा है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मेरे लिए बोतल मूव नहीं कर रहा है, भले कोई इंसान मून पे, उसके लिए हम पूरे मूव कर रहे हैं, पर मेरे रिस्पेक्ट में बोतल नहीं मूव कर रहा है, तो ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस का मीनिंग क्या है कि कितना भी इन्फ्लुएंस हो, लेकिन एफ नेट 0 होना चाहिए। कितना भी फोर्स एक्ट करे, जैसे कि अभी भी इस बॉडी पे अगर मैं बताऊं, अभी भी इस बॉडी पे फोर्स तो एक्ट कर रहा है ना, क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? नीचे ग्रेविटी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, बट द बॉडी इज स्टिल इन रेस्ट बिकॉज द सम ऑफ फोर्सेस इज 0। जितना एमजी एक्ट कर रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, इसीलिए सम ऑफ फोर्सेस 0 है, इसीलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि बॉडी मूव करेगा, लेकिन मूव ऐसा करेगा कि फोर्स उस बॉडी, अभी भी बॉडी पे फोर्स ना लगेगा, मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा। बॉडी इज मूविंग बट द एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मींस इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन आल्सो द बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट है। ये न्यूटन लॉ का फर्स्ट लॉ का पार्ट है, व्हेन अ बॉडी स्टेज इन रेस्ट व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड। तो बॉडी रेस्ट पे जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और अभी भी अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, तो भी वो रेस्ट पे ही है, वो भी एक तरह का इक्विलिब्रियम ही है। तो नेट एक्सेलरेशन इज 0 इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और बॉडी इज मूविंग। इसका एग्जांपल क्या है? रेन ड्रॉप्स। जब रेन क्लाउड से रेन ड्रॉप्स गिरते हैं नीचे, तो रेन ड्रॉप्स तो मोशन में है, तो इट इज नॉट एट रेस्ट आपके रिस्पेक्ट में, ये गिर रहा है, लेकिन क्या है, इस पे फोर्स का सम 0 है। इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और नॉट नॉन इक्विलिब्रियम। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रेस्ट नहीं हो फिर भी। तो ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है, यही मैंने आपको पिछला स्लाइड में बता दिया है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। इसी को मैंने लिखा था, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस नेट शुड बी इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। देखो, अबाउट अ पॉइंट, अबाउट द पॉइंट शुड बी 0। कोई भी पॉइंट पे, अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0, ये जो कंडीशन है एमसीक्यू में आ सकता है। दोनों चीज आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मोमेंट का सम भी 0 होना चाहिए और फोर्स का सम भी 0 होना चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, वरना नहीं होगा। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्लास 11 में ऐसा कुछ तो टॉपिक है नहीं, लेकिन आईसीएससी में एक टॉपिक ऐसा दिया हुआ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसका मीनिंग ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेकंड पार्ट से ही आता है। सेकंड पार्ट हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग अभी ये पढ़े थे, समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी 0, हम लोग ऐसा पढ़े थे। और हम लोग को पता है मोमेंट दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, और एक हो सकता है मोमेंट क्लॉकवाइज। और अभी आपको मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मींस यहां पे एक नेगेटिव साइन है, तो क्या हो जाएगा? मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू मोमेंट क्लॉकवाइज।
तो क्लास 9 में आपको ये फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज किया गया है, जहां पे क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है, पर कब? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तभी। इस फॉर्मूला को ऐसे नहीं लगा देना है। तो क्वेश्चन आएगा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता है, ग्रेटर होता है या लेस होता है? तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यही है। और इस पे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे अभी आगे। इस पे क्वेश्चन भी है, हम लोग देखेंगे अभी आगे। देखो, सीसॉ, सीसॉ बेस्ट एग्जांपल है। सीसॉ कैसा होता है? एक स्ट्रेट बार होता है और एक पॉइंट के अबाउट ये ऊपर और नीचे करता है, ठीक है, ये सीसॉ है। Two children of masses 30 kg, 50 kg are sitting on one side at a distance of 2 meter and 2.5 meter respectively from the middle. Where should a man of 74 mass kg sit to balance it? तो क्या बोल रहा है, एक साइड में 30 केजी और 50 केजी का बच्चा बैठा हुआ है। डिस्टेंस देखो, एक यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे इसको मास 1 की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको मास 2 की तरह ट्रीट कर सकते हो। एक का मास 30 केजी है, 30 केजी है, दूसरे का मास है 50 केजी। और पॉइंट ऑफ रोटेशन से, ये है पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? तो एक का डिस्टेंस 30 केजी वाला का डिस्टेंस है 30 केजी वाला डिस्टेंस है 2 मीटर, एक का 2.5 मीटर, तो एक दूर है, तो इसको दूर कर दो। 50 वाला दूर बैठा हुआ है ना, तो इसको दूर कर दो, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। 50 केजी वाला दूर है सेंटर से, तो 50 केजी दूर है सेंटर से और 30 केजी पास है सेंटर से। 30 केजी है 2 मीटर्स पे और 50 केजी है हमारा 2.5 मीटर्स पे। कहां से हमें वो डिस्टेंस मेजर करना है? हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पे वेट लग रहा है, वेट फोर्सेस है ना, वेट 1, वेट 2। तो अभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा क्योंकि नेट फोर्स नीचे आ रहा है। इस पे कितना नेट फोर्स नीचे आ रहा है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना नीचे आ रहा है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, इजी है। मोमेंट ड्यू टू W2, मोमेंट ड्यू टू W1, दोनों को ऐड करोगे तो नेट मोमेंट कितना आएगा? पहले ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग, नेट मोमेंट कितना आ रहा है। व्हाट इज द नेट मोमेंट? सबसे पहला सवाल, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? क्या बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा? बॉडी मूव करेगा क्योंकि एक अनबैलेंस्ड मोमेंट है, अनबैलेंस्ड मोमेंट है। कैसे मोमेंट निकालोगे? पहला मास दूसरा मास का, तो मोमेंट का फॉर्मूला लिखोगे m इक्वल्स टू r इंटू एफ। इसको लगाओगे मोमेंट ड्यू टू फर्स्ट मास, डिस्टेंस r1 और f1। क्या लिखोगे? 2 मीटर्स 30 केजी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी है, पुट कर दो। 2 मीटर्स और केजी वेट, जो फोर्स लिखते हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? फोर्स क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है तो फोर्स का वैल्यू m इंटू जी लिखोगे। मास है 30 केजी और जी का वैल्यू है 9.8। इसको वैल्यू पुट कर सकते हो, मैं इसे जी ही की तरह पुट करता हूँ, ओके। 9.8 बाद में पुट कर लेंगे। 2 इंटू 30 जी, जी इज 9.8, कितना वैल्यू आ गया? 60 जी न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या होगा इसका? डाउनवर्ड है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाह रहा है। दूसरा क्या है? मोमेंट 2 इज r2 इंटू f2। दूसरा डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? 2.5, और फोर्स है हमारा m इंटू जी। इसका फोर्स निकाल सकते हैं, 50 के जी पुट कर देंगे, m इंटू जी आ जाएगा। तो 2.5 इंटू 50 जी, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 125 जी न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में था और ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में रोटेट करना चाह रहा है। तो अभी इस केस में क्या होगा? जब दो बच्चे बैठे हुए हैं सीसॉ पे, तो सीसॉ हमारा एंटी क्लॉकवाइज में ऑलरेडी रोटेट करना चाह रहा है, मतलब बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज नेट फोर्स इज एक्टिंग समथिंग। तो एम टोटल निकाल लो, कितना एक्ट कर रहा है दोनों पे, दोनों को ऐड कर दो, 125 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 185 जी न्यूटन मीटर, ठीक है। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। तो सिंपल, अगर दो बच्चा बैठा हुआ है तो सीसॉ इज ट्राइंग टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ अ मोमेंट ऑफ 185 जी। अब बोल रहा है इसको रेस्ट पे लाना है, आपको रेस्ट पे लाना है
तो रेस्ट पे लाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, रेस्ट पे लाने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, तभी टोटल मूवमेंट 0 होगा। तो ऑफ कोर्स एक आदमी को यहां बैठाना होगा जिसका मास 74 kg है, ठीक है। इसका डिस्टेंस ही आपको निकालना है, आप हम लोग को पता नहीं, लेट इट बी आर। तो आप लोग क्या सीखे हो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से, मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 185 जी न्यूटन मीटर, ठीक है। और क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकालेंगे, आर जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये मैन 74 kg का है तो 74 जी वेट प्रोड्यूस करेगा। देखो जी का वैल्यू पुट करने की जरूरत था नहीं, जी से जी कैंसिल हो गया। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आर का वैल्यू डिवाइड कर देना दोनों को, 185 बाई 74 कर देना, मीटर्स में आंसर आ जाएगा। सिंपल था, यानी कि एक सिंपल क्वेश्चन था बैलेंसिंग का, इक्विलिब्रियम का। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन देखो इसी तरह का सीसो वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है सीसो वाला। इसमें पूछा है इफ नॉट हाउ विल बी द रूलर टर्न। पहले पूछा है बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ मोमेंट 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मोमेंट निकालेंगे, इसका मूवमेंट निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो अभी इक्विलिब्रियम में है, 0 नहीं आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलो एक कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, करते हैं। मोमेंट ड्यू टू 40 जीएफ, 40 जीएफ, तो मा आर इंटू एफ, कितना डिस्टेंस है इसका, 10 से लेके ये डिस्टेंस कितना है, देखो यही भी ट्रिक है। ये 50 पे लाई कर रहा है, ये 10 पे लाई कर रहा है, तो 50 माइनस 10 विल बी 40, 40, और ये मीटर स्केल दिया हुआ है, मीटर, 1 मीटर का स्केल है ये, मतलब ये 40 सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। ये ट्रिक है समझना। तो 40 सेंटीमीटर इंटू फोर्स हो गया 40 ग्राम फोर्स, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 160 ग्राम सेंटीमीटर। ये 40 कर रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मींस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसके रेस्पेक्ट में इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। और ये बॉडी भी नीचे है, ये कैसे रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज। दोनों का मोमेंट अलग अलग है। तो दूसरा मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट ड्यू टू 20 जीएफ, 20 जीएफ कितना कर रहा है, 20 जीएफ, अगेन आर इंटू एफ, यहाँ पे आर कितना है इसका, ये वाला आर देखो 50 और 90, 90 माइनस 50 कर लो, 90 माइनस 50 विल बी 40 सेंटीमीटर ओनली, सेम आ रहा है, दोनों सेम आर पे है, डिस्टेंस सेम है। 40 सेंटीमीटर, फोर्स लग रहा है हमारा 20 जीएफ, आंसर आ रहा है 800 ग्राम 4 सेंटीमीटर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों को ऐड करोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये इसको पॉजिटिव मानना है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना है, दोनों मोमेंट को ऐड करना है टोटल मोमेंट निकालने के लिए। तो एक हो जाएगा हमारा 1600 प्लस में, और माइनस में क्या हो जाएगा 800, माइनस में कितना हो जाएगा 800, आएगा आंसर 800, प्लस में आंसर आ रहा है, मींस क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। सारा आंसर सॉल्यूशन हो गया। इज द मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम, आंसर होगा नो, बिकॉज देयर इज अ नेट मोमेंट ऑफ 800 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाउ विल द रूलर टर्न, तो आंसर होगा रूलर विल टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम्स। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है हमारे पास 800 का, इसको कैंसल आउट करना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई करने के लिए कोई बॉडी को राइट साइड प्लेस करना पड़ेगा, तभी क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं कोई बॉडी को हम लोग प्लेस किए राइट साइड में एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और ये बॉडी का मूवमेंट इस बॉडी के मूवमेंट के इक्वल होना चाहिए, पर डायरेक्शन सिर्फ उल्टा होना चाहिए, बस यही देखना है।
तो ऐसा आप कर लो, x इंटू कितना ग्राम दिया हुआ है, हाउ मच यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 gf, 40 gf, दिस मूवमेंट शुड बी इक्वल टू 800। ऐसा यूनिट सेम है तो x का वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसको डिवाइड करो, इससे ये कैंसल, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इन राइट साइड फ्रॉम ओरिजिन, यहां पुट करोगे तो इक्विलिब्रियम में ये बॉडी आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोमेंट का। और इस क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आ सकता है। इस क्वेश्चन डायग्राम को मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये रहा एक सर्कल और ये पॉइंट रहा, इसमें दिया हुआ है क्या कि एक फोर्स जस्ट ऊपर काम कर रहा है F1, और एक और फोर्स काम कर रहा है हमारा, जो यहाँ पे शो नहीं किया गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एट A, अ वर्टिकल फोर्स F2 एट B। तो पॉइंट बी पे भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, पर इसका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। इस पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, ये F2 है। तो यही है दो क्वेश्चन हमारा, दो कंडीशन, एक फोर्स F1 एक्ट कर रहा है सर्कल के ऊपर ओरिजिन पे, और एक फोर्स बी पे एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 इन द डायग्राम। तो एक्चुअली F2 का हम लोग को चाहिए, ये F2 का डायरेक्शन किधर होगा। तो एक्चुअली अगर इस बॉडी पे एक फोर्स एक्ट करेगा तो बॉडी रोटेट करना चाहेगा, राइट। अगर बॉडी पे सिर्फ अगर एक कोई बॉडी है और वो फिक्स है ओरिजिन से, उसको आप ऐसे पुश करोगे जैसे पुश करते हो कोई फिक्स्ड बॉल को, तो बॉडी रोटेट करना चाहेगा। किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसको एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स फील करना पड़ेगा, इस बॉडी को एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स फील करना पड़ेगा, तब जाके बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो सेकंड फोर्स को ऐसे एक्ट करना चाहिए ताकि ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में रहे। तो अगर ये ऊपर एक्ट करता है, ऊपर एक्ट करता है तो एक ऐसा रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, ऊपर एक्ट करता है तो, ऊपर एक्ट करता है तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। और ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, तो क्लॉकवाइज नहीं ले सकते। अगर ये नीचे एक्ट करेगा, इसको मैं अंडू कर देता हूं ताकि, अगर ये नीचे एक्ट करेगा ये फोर्स, तब बॉडी कैसे रोटेट करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में, विच इज एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर। इट मींस F2 should act downwards so that it can cancel the clockwise movement। ये इसका पहला का रीजनिंग हो गया, F2 should act downwards। Find the force F1 F2 which is greater, कौन सा बड़ा है। तो देखो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का मोमेंट बराबर होगा, तो हम क्या लिखते हैं, मोमेंट ड्यू टू F1 should be equal to मोमेंट ड्यू टू F2 for body to be in equilibrium, for body to be in equilibrium, ये होना चाहिए, ऐसा तभी होगा। तो मोमेंट वन का फॉर्मूला क्या होगा, आर, आर विच इज रेडियस इंटू एफ, और मोमेंट टू क्या होगा, ये डिस्टेंस, देखो इसको ड्रैग करेंगे तो ये जो भी डिस्टेंस है, मान लो जो भी डिस्टेंस एक्स है, ये आर से तो छोटा ही है क्योंकि आर इतना बड़ा है। सो वी कैन से फ्रॉम द डायग्राम दिस एक्स इज लेस देन आर, बिकॉज रेडियस सर्कमफरेंस सेंटर तक का होता है और ये सेंटर से पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो ये डिस्टेंस ऑफकोर्स छोटा है इससे। हम लोग डायग्राम से ये बोल सकते हैं कि आर बड़ा है, तो क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स इंटू F2, दोनों इक्वल होना चाहिए बॉडी इक्विलिब्रियम में होने के लिए। क्योंकि हम लोग को पता है एक्स आर से बड़ा है, एक्स छोटा है आर से, मतलब आर इज ग्रेटर, एक्स इज लेसर। तो मैथमेटिक्स का इनइक्वालिटी से क्या बोल पाएंगे, दोनों को इक्वल होने के लिए F1 has to be small, F1 has to be smaller than F2, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। ये सिंपल इसकी तरह है, अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लो 1 इंटू 6 भी 6 होता है और 2 3 6 भी 6 होता है, ये आर है और ये भी आर है। देखो आर का वैल्यू यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे आर का वैल्यू बड़ा है, तो एफ का वैल्यू 3 है, यहाँ पे आर का वैल्यू छोटा है तो एफ का वैल्यू 6 है। इनइक्वालिटी है ये, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि F2 विल बी ग्रेटर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस F1 by F2 और
बेसिकली AO, व्हाट इज AO? AO इज R और BO इज X। X और R का वैल्यू दे दिया गया है और F1 बाई F2 का वैल्यू निकालने बोला गया है। इसी चीज को कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। X इंटू F1 इक्वल्स टू X, R इंटू F1 इक्वल्स टू X इंटू F2। इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे यहां से। देखो, हाँ हाँ, वैल्यू पुट कर लेंगे। X इंटू F2 इक्वल्स टू R इंटू F1। रेशियो पूछ रहा है आपका F1 बाई F2 का। F1 बाई F2 विल बी इक्वल टू एक्स बाई आर। एक्स बाई आर का वैल्यू पुट हुआ है, एक है 1.5 सेंटीमीटर, एक है 2.5 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करोगे, इसका रेशियो आ जाएगा। हाँ हाँ, ओ डैश वही एक्स है, वही किया है। हाँ, वही कि 2 सेंटीमीटर ही एक्स है। अच्छा, ओ डैश इज एक्स। ओके ओके। ओ डैश का वैल्यू हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पुट करना पड़ेगा। ठीक, 2 दिया हुआ है, यही पढ़ना है। क्वेश्चन में गलत दिया हुआ था, ताकि आप लोग से गलती हो जाए। दिस 2 सेंटीमीटर। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग फिनिश करते हैं फोर्थ का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।